आज से शुरू हो रही है एक नई सीरीज जिसका नाम है वेवार्ड पाइन्स। सीरीज के पहले पार्ट की शुरुआत में स्पेशल एजेंट एस्टन को दिखाते हैं जो सेटन में अपने साथी एजेंट्स एवंस और केट की तलाश में एडाओ आया है। एस्टन उसके ड्राइवर एडाओ के एक सिटी में उनको ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक एक ट्रक उन पर क्रैश करता है और स्किन ब्लैकआउट हो जाती है। जब एस्टन आंखें खोलता है तो एक टाउन के हॉस्पिटल में होता है जहाँ पैमेला नाम की नर्स उसकी देखभाल कराई होती है। वो बताती है कि आप वेवार्ड पाइन्स नाम के एक टाउन में हैं और आपका ड्राइवर एक्सीडेंट में मारा गया। एस्टन आसपास देखकर पूछता है क्या इस हॉस्पिटल में मेरे अलावा और कोई पेशेंट नहीं है। इस पर पैमेला हंसकर कहती है कि इस टाउन के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। एस्टन अपनी पत्नी को कॉल करना चाहता है और अपनी चीजें मांगता है, लेकिन पैमेला कहती है कि तुम्हारी चीजें यहाँ के इंस्पेक्टर के पास है। सिएटल में एस्टन का बॉस एडम, एस्टन की पत्नी टेरेसा, इन सभी को बताया जाता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें ड्राइवर मारा गया, लेकिन एस्टन का कुछ भी पता नहीं चला है। अब टेरेसा परेशान होकर अपने बेटे बैन को ये सब कुछ बताती है। हॉस्पिटल में एस्टन लगातार फोन मांगता है, लेकिन हर बार पैमेला कोई बहाना करती है और उसको नहीं देती। फिर वो तंग आकर जबरदस्ती अपने आईवी ट्यूब से निकाल देता है और अपने कपड़े पहनकर वहाँ से बाहर चला जाता है। हर सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। अब चलते चलते वो एक बार के अंदर जाता है जहाँ बारटेंडर बेवरली उसको वहाँ का फोन यूज करने देती है। वो टेरेसा को कॉल करता है, लेकिन कॉल वॉइसमेल में चला जाता है और एस्टन उसके लिए एक मैसेज छोड़कर कॉल काट देता है। फिर बेवरली एस्टन को अपना एड्रेस देकर कहती है किसी मदद की जरूरत होगी तो मुझसे जरूर मिलना। एस्टन एड्रेस लेकर चला जाता है। वो रियलाइज करता है कि वेवार्ड पाइन्स में जो टिड्डू की आवाज आती रहती थी वो असली नहीं है, बल्कि वो स्पीकर पर प्ले किए जा रहे हैं। उसको शक होता है कि इस टाउन में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब अगली सुबह होटल का क्लर्क एस्टन को बाहर निकाल देता है क्योंकि वो रूम का रेंट नहीं दे पाया था। एस्टन के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता और वो बेवरली के दिए एड्रेस पर जाता है। लगता है वहाँ पर कोई नहीं रहता। जब वो अंदर जाता है तो अपने साथी एवंस के सड़ती हुई लाश देखकर बहुत ही चौंक जाता है। एस्टन तुरंत ही लोकल इंस्पेक्टर आर्नोल्ड को खबर कर देता है, लेकिन वो केस की जांच करने के बजाय उल्टा एस्टन से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। एस्टन उसको सब कुछ बताता है और कहता है मुझे अपनी दूसरी साथी की भी तलाश है जिसका नाम केट है। और तब पता चलता है कि एस्टन और केट के बीच अफेयर चल रहा था, पर वो अचानक गायब हो गई है। अब दोनों की बातों के बीच एस्टन अपनी चीजें वापस मांगता है क्योंकि पैमेला ने उसको बताया था कि एक्सीडेंट स्पॉट पर मिले हुए आइटम्स आर्नोल्ड के पास है, पर आर्नोल्ड कहता है कि मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। अब एस्टन इंस्पेक्टर का फोन यूज करके अपने बॉस को कॉल करता है, लेकिन वो भी वॉइस मेल में चला जाता है। एस्टन के मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि सारे कॉल्स वॉइस मेल में क्यों जा रहे हैं। फिर वो बेवरली से मिलने बाहर जाता है, पर बार का ओनर कहता है कि उस नाम की कोई औरत यहाँ काम ही नहीं करती है। एस्टन बिल्कुल परेशान हो जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो आदमी एस्टन को मार गिराता है और किसी को कॉल करता है। एस्टन एक बार फिर हॉस्पिटल में होता है और इस बार साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जैकिंस उसे बताता है तुम्हारे ब्रेन के एक भाग में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए तुम्हें अजीब अजीब विजन दिख रहे हैं और बुरे ख्याल आ रहे हैं। ये सब सुनकर एस्टन फिर से अग्रेसिव हो जाता है और चिल्लाता है कि तुम सब झूठे हो। अब पैमेला उसको बेहोशी की दवा दे देती है। फिर वो एस्टन को ऑपरेशन करने के लिए उसको सर्जरी रूम में लेके जाती है, लेकिन बेवरली एन वक्त पर आकर उसको बचा लेती है। फिर दोनों मिलकर पैमेला पर अटैक करके हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं और एक सिमेट्री में पहुंच जाते हैं। एस्टन के बेहोश होने से पहले बेवरली उसको बताती है तुम्हारे साथी एवंस ने यहाँ से बचने की कोशिश की थी, इसलिए उसको मार दिया गया, और तुम्हारी दूसरी साथी केट यहाँ 6 महीने पहले आई थी, यानी 1999 में। ये सुनकर एस्टन और भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि असल में अब साल 2000 चल रहा है। एस्टन रियलाइज करता है कि असली दुनिया और इस दुनिया के वक्त में जमीन आसमान का फर्क है। जब एस्टन को होश आता है तो वो सिमेट्री से बाहर आकर टाउन में घूमने लगता है और तभी उसको एक औरत दिखती है जो बिल्कुल केट जैसी लगती है। वो अपने पति हार्वर्ड के साथ होती है जो कि एक छोटे टॉय शॉप का ओनर है। एस्टन छुपकर उसका पीछा करता है और उनके घर तक पहुंच जाता है। अब डोरबेल बजाने पर केट आती है, लेकिन ऐसे बिहेव करती है जैसे वो एस्टन को जानती नहीं है। फिर बाद में उस सीलिंग फैन के नीचे छिपाए हुए सीसीटीवी कैमरा की ओर इशारा करके धीमी आवाज में कहती है वे हमें देख रहे हैं। वो बताती है कि मैं 12 साल से वेवार्ड पाइन्स में रह रही हूँ और इसलिए उम्र में ज्यादा बड़ी दिखती हूँ। एस्टन को विश्वास ही नहीं होता क्योंकि वो 5 हफ्ते पहले केट से मिला था। मतलब वेवार्ड पाइन्स में लोग बड़ी तेजी से बूढ़े हो जाते हैं। इस टाउन का रहस्य जानने के लिए एस्टन केट से कई सवाल पे सवाल करने लगता है, लेकिन वो कहती है कि यहाँ कुछ भी सेफ नहीं है, इसलिए तुम चले जाओ। एस्टन तो केट की तलाश में यहाँ पर आया था क्योंकि वो एस्टन की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अब केट की बातें सुनकर वो बड़ा मायूस हो जाता है और गुस्से में कार चुराकर इस मिस्ट्री टाउन से बचने की कोशिश करता है। पर वो रियलाइज करता है कि हर 20 मिनट में वो बार बार टाउन के अंदर आता रहता है। लगता है वो एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस गया है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और कार से उतरकर जंगल के अंदर जाता है कि शायद वहाँ से कोई एग्जिट मिल जाए, लेकिन जंगल के अंदर एक बड़ी कंक्रीट की दीवार होती है जिस पर इलेक्ट्रिक फेंस लगा होता है। वहाँ पर एक साइन बोर्ड पर लिखा होता है कि वेवार्ड पाइन्स लौट जाओ, इस पॉइंट से आगे मौत है। फिर इस जगह का एरियल भी दिखाते हैं तो पता चलता है कि ये टाउन एक पहाड़ की घाटी पर है जो हर तरफ इन दीवारों से घिरी हुई है। अब एस्टन फिर से कार में यहाँ से बाहर ड्राइव करता है, लेकिन तब इंस्पेक्टर आर्नोल्ड उसको पकड़ लेता है। उसी वक्त एक साइकिलिस्ट वहाँ से जा रहा होता है और वो एस्टन से कहता है कि यहाँ का पहला रूल यह है कि कभी बचने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर भी उसको समझाता है कि होटल छोड़कर कभी मत जाना।
अब एस्टन होटल रूम में कुछ घंटे रहने के बाद वापस बाहर घूमने लगता है। वो दोबारा उस घर में जाता है जहाँ एवंस की लाश मिली थी। ताज्जुब की बात तो यह है वो लाश अभी तक वहीं पर पड़ी है। हालांकि एस्टन ने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया था। अब एस्टन को एवंस के बूथ में एक अजीब नोटबुक मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वो नोटबुक उठा ले, इंस्पेक्टर आर्नोल्ड उसको गन दिखाकर वहाँ से भगा देता है। यहाँ की अजीब तारीखों से एस्टन का तो सर चकराने लगता है और वो जल्द से जल्द अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है। वो फिर बार में जाकर बेवर्ली से एवंस के बारे में पूछता है। बेवर्ली म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा देती है और एस्टन से डांस करने को बोलती है। लाउड म्यूजिक के बीच वो एस्टन को बताती है कि यहाँ के स्टूल्स के नीचे माइक फिक्स किया गया है, इसलिए हमें धीरे धीरे बोलना होगा। वो कहती है मैं और एवंस इस मनुष्य टाउन से बच निकलना चाहते थे और एवंस ने तो एक परफेक्ट प्लान भी बना लिया था, लेकिन एवंस पकड़ा गया और उसको मार दिया गया। एस्टन कहता है कि मैं वो नोटबुक लेकर आऊंगा। वो सीधे हार्वर्ड की टॉय शॉप में जाता है। वह हार्वर्ड की पत्नी केट को अकेले पाकर वो पूछता है आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है, पर इस बार भी केट कुछ नहीं बताती और कहती है हम पर नजर रखी जा रही है। जाने से पहले एस्टन दरवाजे पर कुछ इंस्ट्रक्शन देखता है कि बाहर जाने की कोशिश मत करो, बीती बातों को भी कभी डिस्कस मत करो और जब फोन बजता है तो उसको उठाकर बात करो। कुछ देर बाद एस्टन छुपते छुपाते टाउन के मुर्दा घर में घुसता है और एवंस की लाश के पास एक नोटबुक चुरा लेता है। वो बेवर्ली को नोटबुक दिखाता है जिसमें इस जगह का मैप होता है। बेवर्ली भी उसकी बात करने को राजी हो जाती है और उसके स्किन के अंदर से ट्रैकर निकाल देती है। तब पता चलता है कि इस टाउन के सभी निवासियों के शरीर में एक ट्रैकर इम्प्लांट किया गया है। फिर दोनों मार्केट जाते हैं जहाँ वे हार्लोड और केट से मिलते हैं। केट बड़ी खुश होती है कि एस्टन को एक पार्टनर मिल गई है। वो इन दोनों को अगले दिन अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है। अगले दिन एस्टन अपना ट्रैकर होटल रूम में छोड़कर बाहर जाता है। वो अपने कुछ चीजों जंगल में छुपा देता है ताकि बचकर भागते वक्त ये चीजें काम आ सके। तभी वो देखता है कि एक आदमी दीवार के फैंस के उस तरफ किसी को शूट कर रहा होता है। एस्टन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बेवर्ली से मिलने जाता है। वो बताता है कि जब हम केट के घर जाएंगे तो हम अपना ट्रैकर उनके बाथरूम में छुपा देंगे। इसके बाद हम बचकर भाग जाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। बेवर्ली भी मान जाती है, लेकिन काफी नर्वस दिखाई देती है क्योंकि जब एवंस ने बचने की कोशिश की थी तो वो मारा गया था। उसी रात केट के घर पर डिनर के वक्त एस्टन बाथरूम जाकर चेक करता है कि कहीं कोई कैमरास तो नहीं लगे हैं, लेकिन तभी बेवर्ली इन्हें अपने पास्ट के बारे में बताती है जो कि वेबार्ड पाइंस के रूल्स के खिलाफ है। फिर वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन लगता है केट और हार्लोड को इनके एस्केप प्लान की भनक लग चुकी है। एस्टन के लौटते वक्त ही बेवर्ली बाथरूम जाकर अपना ट्रैकर छुपा देती है। डिनर के बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। बेवर्ली बहुत ही नर्वस होती है कि शायद वे पकड़ जाएंगे। तभी टाउन के सारे टेलीफोन्स बजने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में टाउन के लोग इनको पकड़ने आ जाते हैं। एस्टन और बेवर्ली तेज भागते हैं, लेकिन बेवर्ली पकड़ जाती है। सब मिलकर उसको टाउन स्क्वायर में लेके जाते हैं जहां आर्नोल्ड और एक बड़ा ग्रुप उसका इंतजार कर रहा होता है। एस्टन पास एक बिल्डिंग से देखता है कि इंस्पेक्टर आर्नोल्ड बेवर्ली की गर्दन को काट देता है और कहता है कि अगर कोई बचना चाहता है तो उसका यही हाल होगा। फिर पता चलता है कि केट और हार्नोल्ड ने ही बेवर्ली के प्लान के बारे में आर्नोल्ड को इन्फॉर्म किया था। अब एस्टन गुस्से में केट के घर जाकर उस पर इल्जाम लगाता है कि बेवर्ली के खून में तुम्हारा भी हाथ है। केट घबरा कर बताती है कि ऑफिसर्स ने हमको धमकाया था कि अगर हमने उनको सच्चाई नहीं बताई तो वे मुझे और मेरे पति को मार डालेंगे। वहाँ टेरेसा परेशान होती है कि एक हफ्ते से एस्टन का कुछ भी पता नहीं चला है। एस्टन का बॉस एडम सिर्फ यही कहता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके इस रट से तंग आकर टेरेसा अपने बेटे बैन के साथ इडाउ के सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर में पहुंचती है क्योंकि एस्टन सबसे पहले यहीं आया था। वो चोरी छुपे कंप्यूटर पर लॉगिन करके पता लगाती है कि एस्टन वेवार्ड पाइंस में है। दोनों वेवार्ड पाइंस जाते हैं, लेकिन वहाँ आर्नोल्ड उनको रोकता है और पेट्रोल लीक को ठीक करने के बहाने उनकी कार को खराब कर देता है। अब वेवार्ड पाइंस में एस्टन एक मिल्क ट्रक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उस ट्रक पर व्योमिंग का लाइसेंस प्लेट लगा होता है। जब ट्रक रुक जाता है तो वो खुद को एक मॉडर्न सप्लाई डेपो पाता है जहाँ कई कार्स स्टोर की गई हैं। ये उन लोगों की कार्स हैं जो टाउन के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पर उसकी पत्नी टेरेसा की कार भी होती है जो धूल से ढकी हुई है। उसको देखकर लगता है कि ये कई साल से यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन तभी आर्नोल्ड आकर उसको बेहोशी की दवा दे देता है। एक बार फिर एस्टन हॉस्पिटल में होता है और पैमेला बताती है तुम्हारी फैमिली मेरे पुराने घर में है, अब वही तुम्हारा घर होगा। एस्टन तुरंत वहाँ पर जाता है और अपनी पत्नी और बेटे को ठीक ठाक पाकर बहुत ही खुश होता है। वो उन्हें इस टाउन के बारे में कुछ नहीं बताता और तुरंत लोकल स्टेशन पहुँचता है जहाँ आर्नोल्ड और पैमेला कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। एस्टन आर्नोल्ड पर चिल्लाता है कि तुम पुलिस नहीं क्रिमिनल हो। फिर बात हाथापाई में बदल जाती है और तब फोन रिंग बजती है। पैमेला उठाती है तो उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आर्नोल्ड से कहो उस आदमी को छोड़ दे। एस्टन जान जाता है कि ये दोनों यहाँ के इंचार्ज नहीं है, बल्कि इनका भी कोई बॉस है। फिर वो जंगल के बीच एक सीक्रेट जगह पर केट से मिलता है। वो बताती है कि एवंस को यहाँ देखकर मैं बिल्कुल चौंक गई थी, पर इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाती उसका खून कर दिया गया था। यहाँ जिंदा रहने के लिए हमें यहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तभी बैन उसको देखकर सोचता है कि इनका अफेयर चल रहा है। वो तुरंत घर जाकर अपनी माँ को बता देता है। फिर टेरेसा गुस्से में अपने पति को छोड़ देने का फैसला करती है। जब एस्टन घर लौटता है तो उसकी पति और बेटा नहीं होते। काउंटर पर उसकी पत्नी की बैडी रिंग पड़ी होती है। माँ बेटा वेवार्ड पाइंस से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्नोल्ड उनको रोककर कहता है यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता।
बैन उसका विरोध करता है लेकिन वो बैन को बुरी तरह मारता है। वो टेरेसा को भी अटैक करने जाता है लेकिन एस्टन पीछे से उसको पकड़कर नीचे गिरा देता है। तभी बैन आर्नोल्ड की कार को स्टार्ट करता है और उसके ऊपर ही चला देता है। फिर एस्टन आर्नोल्ड को शूट कर देता है और उसकी चाबियां निकाल लेता है। एस्टन को उसके पास एक रिमोट भी मिलता है जिससे उनके आगे का एक बड़ा दरवाजा खुलता है। अब तीनों घबराकर कार के अंदर बैठ जाते हैं और अचानक दरवाजे के पीछे से कुछ भाग कर आता है और आर्नोल्ड की लाश को खींच के लेके जाता है। एस्टन डर के मारे रिमोट से दरवाजा बंद कर देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वेवार्ड पाइंस पहुंचकर एस्टन कार को रोक देता है और बैन को शांत करता है। फिर वो टेरेसा को इस टाउन के बारे में बताता है कि यहाँ सबको ट्रैक किया जाता है, इसलिए कोई बच नहीं सकता। तभी एक आदमी आकर बैन को एक यूनिफॉर्म और लेटर देता है। उस पर लिखा होता है कि कल से बैन को स्कूल जाना होगा। वे फैसला करते हैं कि इन्हें ये गेम बड़ी सावधानी से खेलने होंगे, इसलिए वो बैन को स्कूल भेजने का डिसाइड कर लेते हैं। अगले दिन एस्टन पुलिस स्टेशन से गन चुराने जाता है, लेकिन तभी टाउन का मेयर ब्रैड कुछ फोटोग्राफर्स के साथ आता है और उसको बधाई देता है कि आज से तुम इस टाउन के नए इंस्पेक्टर हो। वो बताता है कि जब कोई किसी का खून कर देता है तो उसे मरे हुए इंसान की पदवी दी जाती है। ये वैसे तो सरासर पागलपन है, लेकिन एस्टन को उनके साथ मिलकर ये नाटक करना ही पड़ेगा। वो पुलिस स्टेशन जाकर उस जगह की जांच करने लगता है तो उसे फ्लोर पर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिलता है। उसके अंदर टाउन के सभी लोगों के रिकॉर्ड्स होते हैं। एस्टन ये जानकर चौंक जाता है कि यहाँ के सभी लोग दूसरी सीरीज में रहा करते थे। यहाँ का मेयर भी कहीं और से है। इतने में पैमिला एक आदमी को लेके आती है और कहती है इसने पब्लिक प्रॉपर्टी पर अपमानजनक बातें इस पर प्रिंट की है, आप इसको सजा दीजिए। पर एस्टन कहता है कि मैं सबको देख लूंगा, तुम जा सकती हो। वहाँ टेरेसा और बैन उसके नए स्कूल पहुँचते हैं। वहाँ की प्रिंसिपल मैगन मेयर ब्रैड की पत्नी है। वो टेरेसा से कहती है मैं बैन का ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो। वो बैन को उसके क्लासरूम में लेके जाती है। फिर ब्रेक में बैन से अजीब सवाल करने लगती है कि तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी बातों से लगता है वो बैन की मेमोरी मिटा देना चाहती है। पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल बताता है उसका नाम जॉन है और वो 2001 में वेवार्ड पाइंस में आया था। तब से वो यहाँ से बचने की लगातार कोशिश कर रहा है पर सफल नहीं हुआ है। तभी फोन बजता है और एक औरत एस्टन को ऑर्डर देती है कि जॉन को मार डालो। दूसरी रात एस्टन टेरेसा को बताता है मुझे ब्रैड का बर्ताव बहुत बनावटी लगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि वे ब्रैड और मैगन को डिनर पर इनवाइट करेंगे ताकि उनसे कोई इन्फॉर्मेशन पता लगा सके। अगले दिन टेरेसा स्कूल में जाकर मैगन और ब्रैड को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन मैगन कहती है हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिलेंगे। फिर वे मार्केट के बीच एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट को चुनते हैं। उसी रात एस्टन, टेरेसा, मैगन और ब्रैड उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहाँ पैमिला, केट, हार्लोड और टाउन के कई निवासी डिनर कर रहे होते हैं। टेरेसा मैगन को रेस्टरूम में लेके जाती है और इसी बीच एस्टन ब्रैड से इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करता है, पर ब्रैड उसको कुछ नहीं बताता। डिनर के बाद एस्टन टेरेसा को घर छोड़कर पुलिस स्टेशन जाता है और जॉन से कहता है मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन जॉन बचकर नहीं जाना चाहता क्योंकि आजाद होकर भी वो जिंदा नहीं बचेगा। अब एस्टन उसको जबरदस्ती जंगल के बीच उस दरवाजे के पास लेके जाता है जहाँ हाई वोल्टेज वाली फेंस लगी है। एस्टन जॉन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर जॉन नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े। वो एस्टन को पास का एक पहाड़ दिखाता है जिस पर चढ़कर यहाँ से बचा जा सकता है। ये कहकर वो हाई वोल्टेज फैन से चिपक कर अपनी जान दे देता है। एस्टन की तो सांस रुक जाती है और वो बड़ा परेशान होकर घर लौट आता है। वो मन ही मन कोई प्लान बनाता है और टेरेसा को इस घटना के बारे में बताता है। टेरेसा बताती है मुझे एक जगह नई जॉब मिली है। अब एस्टन बड़ा खुश होता है कि टेरेसा ने टाउन में कुछ लोगों का विश्वास जीत लिया है। अगले दिन वो कुछ वेपन्स लेकर जंगल में जाता है और बड़ी मुश्किल से उस ढलानदार पहाड़ पर चढ़ जाता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो एक मिस्टीरियस ह्यूमनॉइड जैसा फिगर छाओं के बीच से छुपकर उसको देख रहा होता है। एस्टन पहाड़ के उस तरफ के जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ कुछ अजीब क्रिएचर्स उस पर अटैक करते हैं। ये मांसाहारी है और इंस्पेक्टर आर्नोल्ड को यही क्रिएचर्स उठाकर लेकर गए थे। क्रिएचर्स बहुत ही तेज भागते हैं, लेकिन इसके बावजूद एस्टन उनमें से कुछ शूट कर देता है। इससे दूसरे क्रिएचर्स डरकर भाग जाते हैं। वेवार्ड पाइंस में बैन अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाना चाहता है, लेकिन टेरेसा उसको मना कर देती है। अब बैन गुस्सा होता है कि मैं इस टाउन के रूल्स जानता हूँ और मैं खुद चला जाऊंगा। स्कूल में मेगन बैन और उसके 2 क्लासमेट्स को बुलाती है जो यहाँ पर नए हैं। वो स्टूडेंट्स को बताती है कि इस टाउन के बाहर एबिस नाम के खतरनाक मांसाहारी क्रिएचर्स रहते हैं। ये ह्यूमंस जैसे दिखते हैं लेकिन म्यूटेंट्स हैं। एबिस झुंड में घूमते हैं, लेकिन इनके सूंघने की शक्ति और सुनने की क्षमता ह्यूमंस से कई ज्यादा बेहतर है। वे एक आम सोल्जर्स को कुछ ही मिनट में तबाह कर सकते हैं। टेरेसा को वेवार्ड पाइंस में रियन एस्टेडियन की नौकरी मिली होती है। उसे बताया जाता है कि तुम्हें घर बेचना नहीं बल्कि लोगों को फ्री में देना है। इस सिलसिले में वो अपने पहले कस्टमर से मिलने हॉस्पिटल जाती है। कस्टमर का नाम वेन है और वो अभी होश में आया है। वो कंफ्यूज होता है कि वो यहाँ कैसे आया, तो टेरेसा उसको दिलासा देती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब टेरेसा धीमी आवाज में पूछती है कि क्या तुम्हें अपना पास्ट याद है, लेकिन तभी पैमेला आ जाती है और उन्हें टॉपिक चेंज करना पड़ता है। अब कुछ देर बाद टेरेसा वेन को एक घर दिखाने लेके जाती है। घर में वो ड्रायर को जानबूझकर तेज कर देती है और उस आवाज के बीच वो वेन को वार्न करती है कि यहाँ कैमरास और माइक लगे हुए हैं, तुम पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। वो फिर पूछती है कि क्या तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ याद है। वेन कहता है मैं एक चैम्बर में उठा था और वहाँ कई चैम्बर्स थे जिनके अंदर और भी कई लोग थे। यहाँ दिखाते हैं तो मेगन स्टूडेंट से पूछती है कि वेवार्ड पाइंस हॉस्पिटल पहुँचने से पहले उनके साथ क्या क्या हुआ था।
तीनों यही कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और वे बेहोश हालत में वेवार्ड पाइन्स हॉस्पिटल लाए गए थे। मेगन उन्हें बताती है कि तुम सबको एक विशेष समुदाय के लिए चुना गया है जो बाकी ह्यूमंस के मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। तुम्हें लगा होगा कि तुम सिर्फ कुछ घंटों के लिए बेहोश थे, पर सच यह है कि तुम्हें एक हिबरनेशन चैम्बर में रखा गया था जिसमें इंसान 2000 साल से ज्यादा जिंदा रह सकता है। दरअसल तुम लोग इस नए समुदाय की पहली जनरेशन के बच्चे हो और अब साल 2014 नहीं बल्कि 4028 चल रहा है। तब पता चलता है कि वेवार्ड पाइन्स फ्यूचर में है और नरक से भी बदतर हालत में है। मेगन उन्हें डेविड नाम के एक आदमी के बारे में बताती है जिसने पता लगाया था कि एबीज ह्यूमंस को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उसने वेवार्ड पाइन्स टाउन को बनाया और इसे इतना सेफ कर दिया कि एबीज ह्यूमंस के पास भी नहीं आ सकते। वो उन्हें वार्न भी करती है कि ये बात किसी के साथ शेयर मत करना। एक बार एक स्टूडेंट ने ये बात अपने परिवार को बता दी थी जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली बैठ गई। इसके बाद वो कैंडल हैंडलिंग फंक्शन में भाग लेते हैं जहाँ दूसरे स्टूडेंट्स इस फर्स्ट जनरेशन का स्वागत करते हैं। दूसरी ओर ईस्टर्न जंगल के बीच एक खाली जगह पर पहुँचता है। तब डॉक्टर जंकिंस और पेमिला एक हेलीकॉप्टर में वहाँ आते हैं और एस्टन को सच बताना चाहते हैं। दरअसल डॉक्टर जंकिंस ही डेविड है, पर तभी उन्हें एबिस की आवाज आती है और सभी हेलीकॉप्टर में वेवार्ड पाइन्स आ जाते हैं। अब डेविड एस्टन को अपने एक फैसिलिटी में लेके जाता है जहाँ कई वॉलंटियर्स हैं और असल में पेमिला डेविड की बहन है। पेमिला एस्टन को मेडिकल रूम में लेके जाती है और उसके घाव पर दवा लगाती है। वो बताती है कि वेवार्ड पाइन्स को सुरक्षित रखने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, इसलिए तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। यहाँ टेरेसा प्लॉट 33 नाम की जगह को फाइल में देख रही होती है जो कि एक पुरानी रियल एस्टेट एजेंट ने तैयार किया था, पर टेरेसा का बॉस बिल फाइल छीनकर कहता है कि जब तक मैं न कहूँ इस फाइल को हाथ मत लगाना। कुछ देर बाद कैट वहाँ पर आती है और टेरेसा को अपने साथ कॉफी पीने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन इनके जाने के बाद और डिलीवरी मैन टेड टेरेसा के कैबिन से उसका पार्सल चुरा लेता है। दरअसल ये सब कैट का ही प्लान था। कॉफी शॉप में कैट कहती है कि मेरे और एस्टन के बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तुम बीती बातों को भूल जाओ, हम मिलकर यहाँ से बच निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। इसी बीच वहाँ टेड पार्सल चुराकर हार्लोड को दे देता है। डेविड एस्टन को एक जगह लेके जाता है जहाँ हिबरनेशन चैम्बर के अंदर कई लोगों को रखा गया है। ये सब देखकर एस्टन कहता है तुमने जबरदस्ती इतने लोगों को यहाँ बंद करके रखा हुआ है। डेविड कहता है कि मैं ह्यूमंस के फ्यूचर जनरेशन को एविस से बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। मैरी और पेमिला ने कुछ ऐसे लोगों को इस मिशन के लिए चुना है जो अपनी लाइफ से तंग आ चुके हैं और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। मैं, पेमिला, केट, मैगन, ब्रैड, फ्रैंक और ऐसे कई लोग 2014 में उस पुरानी दुनिया को छोड़ चुके थे और स्लीपिंग चैम्बर्स में 2000 साल रहे, और जब हम अपने हिबरनेशन चैम्बर से उठे तो पता चला कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था और आज वेवार्ड पाइन्स के अलावा धरती पर कहीं कोई ह्यूमन जिंदा नहीं है। हमें इस नई जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन एक ग्रुप के लोग बगावत करने में तुले हुए हैं। वे लोगों के शरीर से चिप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिक फेंस को तोड़ देना चाहते हैं। ये सब सुनकर एस्टन डेविड से वादा करता है मैं वेवार्ड पाइन्स को हर हालत में एबिस से प्रोटेक्ट करूंगा और उन बागियों को भी रोकूंगा जो फेंस तोड़ना चाहते हैं। वहाँ केट और हार्लोड उस पार्सल की चीजों से म्यूजिक बॉक्स बम बनाने में लगे होते हैं। ये दोनों भी बागी हैं। टेरेसा अपने ऑफिस में होती है। जैसे बिल बाहर जाता है वो प्लॉट 33 का मैप चुरा लेती है। अगली सुबह एस्टन घर आकर टेरेसा को डेविड की सारी बातें बताता है, लेकिन टेरेसा की कुछ भी समझ में नहीं आता। पर डेविड ने एस्टन से कहा था कि किसी से कुछ मत कहना। टेरेसा बहन को स्कूल लेके जाती है और केट से पूछती है कि क्या यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती। मेगन कहती है तुम सिर्फ अपने बच्चे को सेफ रखो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। इसके बाद टेरेसा प्लॉट 33 की ओर चलती है और उसे वहाँ की जमीन कुछ अजीब सी लगती है। यहाँ एस्टन देखता है कि उसके ट्रक में बम रखा गया है। उसे लगता है कि ये बागियों का काम है। वो फ्रैंक नाम के एक आदमी से मिलता है, लेकिन वो एस्टन को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। अब शक के मारे एस्टन उसको फॉलो करता है तो वो हार्लोड से मिलता है। अब एस्टन हार्लोड को अरेस्ट कर लेता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन हार्लोड भी कुछ नहीं बताता। फिर एस्टन उसे केट के लिए एक लेटर देकर वहाँ से भेज देता है। स्कूल में दिखाते हैं तो मेगन ईस्टवेट्स को बायोलॉजी पढ़ाती है और बताती है कि वे पहली जनरेशन है जो वेवार्ड पाइन्स में बच्चे पैदा करेंगे। वो ये भी कहती है कि यहाँ बैन और एमी जैसे कई कपल्स होंगे। एमी को उसकी बात अच्छी लगती है क्योंकि वो बैन को पसंद करती है। बैन भी उसे पसंद करता है। एमी मेगन को ये बात बताती है तो मेगन हंसकर कहती है कि हर मोमेंट को एंजॉय करो। अब एमी बैन को जंगल के बीच रात के वक्त वॉक पर जाने के लिए बुलाती है और बैन भी मान जाता है। वहाँ टेरेसा बिल को प्लॉट 33 की जमीन के बारे में बताती है, लेकिन बिल कहता है कि आइंदा वहाँ कभी मत जाना। फिर वो छुपा हुए माइक की ओर इशारा करता है और उसे वार्न करता है हमारी हर बात सुनी जा रही है। इस पर टेरेसा बोलना बंद कर देती है। वहाँ केट को ईस्टन का मैसेज मिलता है और वो ईस्टन से मिलती है। ईस्टन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बागियों के लीडर हो, लेकिन तुम फेंस को तोड़ने का इरादा छोड़ दो, क्योंकि डेविड ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो डेविड के साथ हुई सारी बातें बताता है, लेकिन केट उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि डेविड अपनी खुद की सिटी बनाने की कोशिश करता है और हम सब उसके गुलाम बने बैठे हैं और तुम हो कि उसकी तरफदारी कर रहे हो। फिर केट जाकर हार्लोड से कहती है हमें जल्द से जल्द फेंस को उड़ाना होगा। अब शाम के वक्त हार्लोड टेड से मिलता है और उसे म्यूजिक बॉक्स बम देता है। टेड उसे अपने ट्रक में रख लेता है। तब पता चलता है कि ईस्टन के ट्रक में बम टेड नहीं रखा था।
उसी रात केट, फ्रैंक और उसकी टीम फेंस पर बॉम्ब प्लांट करके उसको फटने का इंतजार करते हैं। इतने में एस्टन वहां कर बॉम्ब को डिफ्यूज करने का ऑर्डर देता है, लेकिन केट नहीं मानती। अब एस्टन उस पर गन रखकर फ्रैंक से कहता है कि बॉम्ब अभी डिफ्यूज करो वरना इसे शूट कर दूंगा। फ्रैंक भी डिफ्यूज कर देता है। फिर एस्टन इन सबको लॉकर में बंद कर देता है। केट को अलग सेल में बंद किया जाता है और एस्टन उससे विनती करता है कि वो और उसकी टीम अपना इरादा बदल ले, क्योंकि अब वे अपनी पुरानी दुनिया में कभी नहीं जा सकते। इस पर केट कहती है कि एक बम डिफ्यूज कर दिया तो क्या हुआ, फेंस तो आज टूट कर ही रहेगा। अब एस्टन नोटिस करता है कि हार्नोड इनके साथ नहीं था, मतलब एक और बम है। वो पैमेला को इन्फॉर्म करता है। वे सीसीटीवी पर देखते हैं कि हार्नोड टैड को बम दे रहा है। अब एस्टन टैड को ट्रैक करके जल्दी उसके पास पहुंच जाता है। इसी बीच बेन आर्मी से मिलने के लिए निकलता है और फिर दोनों टैड के ट्रक में छुपकर जंगल की ओर जाते हैं। एमी अनजाने में उस म्यूजिक बॉक्स बम को ऑन कर देती है। यहाँ एस्टन अपने ट्रक की स्पीड को बढ़ाकर टैड के ट्रक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बागियों का ग्रुप रास्ते में कंटेनर रखकर उसको रोक देता है। पर इतने में ट्रक एक्सप्लोड होता है और एमी और बेन बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। एमी उठकर खड़ी होती है, लेकिन बेन लहूलुहान होकर सड़क पर पड़ा होता है। बेन और एमी हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। डेविड बागियों की हरकतों से बहुत परेशान हो गया है, पर पैमेला सजेस्ट करती है हमें वेवार्ड पाइंस के लोगों को बताना होगा कि हम उनकी कितनी अच्छी सुरक्षा कर रहे हैं। डेविड कॉफी शॉप में रूबी नाम की औरत को देखता है, पर हेडक्वार्टर से उसको ट्रैक करके पता चलता है कि उसने अपनी चिप निकाल दी है। अब डेविड को शक होता है कि उसकी टीम का ही कोई मेंबर बागियों की मदद कर रहा है। जब पैमेला सर्वेलेंस के वर्कर्स की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि वे अपने काम से काफी खुश हैं। पर रेजी नाम का वर्कर बताता है कि वो सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट कर रहा है, क्योंकि उन फुटेजेस में नए लोग सवाल कर रहे थे कि वे यहाँ पर कैसे आए। दूसरी ओर केट को अपना पास्ट याद आता है, लेकिन तभी पैमेला उसे सेडेटिव दे देती है। कुछ देर बाद डेविड केट से मिलता है और पूछता है कि इतने लोगों की जान खतरे में डालकर तुम क्या हासिल करना चाहती हो। हम सबको मिलकर ह्यूमैनिटी को बचाना चाहिए, लेकिन केट को लगता है कि डेविड ह्यूमैनिटी को खत्म करने पे तुला हुआ है। दूसरी ओर डेविड को रेजी पर शक होता है, जिसकी वजह से वो रेजी को बेहोश हालत में जिंदा रखने का फैसला करता है। हालांकि पैमेला ऐसा नहीं करना चाहती। हॉस्पिटल में मेगन बेन से कहती है कि तुम्हारे पिता ने हार्लोड को अरेस्ट तो किया था, लेकिन उसे तुरंत ही छोड़ दिया क्योंकि वो केट का पति है। जब एस्टन और टेरेसा आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मेगन बेन के कान भर रही थी, पर एस्टन टेरेसा को बताता है कि उसने बम रखने वाले टेररिस्ट को पकड़ लिया था, लेकिन उसके सुपीरियर्स के कहने पर उसे टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा। लेकिन इसके बाद टेररिस्ट ने 600 लोगों को मार डाला। दूसरी ओर हार्नोड और अनान नाम का आदमी कंस्ट्रक्शन डिपोट में जाकर सीसीटीवी को तोड़ देते हैं और एक ट्रक चुरा लेते हैं। फिर अनान उस ट्रक से फेंस को तोड़कर दीवार के उस तरफ जाने का फैसला करता है, पर हार्नोड केट के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता। जब एस्टन को पता चलता है तो वो हार्नोड को अरेस्ट कर लेता है। वहाँ अनान फेंस पर जोर से क्रैश करता है और उसको तोड़ देता है। उसे लगता है कि अब वो अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा, लेकिन फेंस के टूटने से एबिस रिवार्ड पाइंस में घुसने लगते हैं और एरान को खा जाते हैं। तभी एस्टन आकर उनको शूट कर देता है और जल्द ही कुछ वर्कर्स आकर फेंस को ठीक कर देते हैं। अब रिवार्ड पाइंस के लोग घबराए हुए हैं कि एबिस उन पर अटैक करेंगे और वे चाहते हैं कि टेररिस्ट गैंग को खत्म कर दिया जाए। फिर डेविड एस्टन को ऑर्डर देता है कि तुम केट को खत्म कर दो, क्योंकि वही इन टेररिस्ट के लीडर है। वह जैसन नाम का स्कूल स्टूडेंट और उसके साथी इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाकर हंगामा मचा देते हैं कि टेररिस्ट को जल्द से जल्द शूट कर दो। हॉस्पिटल में पैमेला टेरेसा को एक की कार्ड देती है। फिर टेरेसा सीसीटीवी तोड़कर उस रहस्यमय प्लॉट 33 में पहुंच जाती है, जहां एक अंडरग्राउंड टनल होती है। हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर से एमी के वार्ड की ओर भागते हैं। बेन भी वहां पर जाता है तो कहते हैं कि एमी के बेन में सूजन है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये जानकर तो बेन रोने लगता है। यहाँ एस्टन हार्नोड को एलन की लाश का फोटो दिखाकर कहता है, कम से कम अब तो मान जाओ कि इस टाउन के बाहर एबिस है। हार्नोड अपनी गलती मानकर अपने 14 साथियों के बारे में बताता है, पर बाद में पता चलता है कि उन लोगों ने अपने चिप्स निकाल दिया है। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर एमी और बेन को अपना सपोर्ट देते हैं। बेन बाहर आता है तो जैसन नाम का स्टूडेंट पूछता है, तुम्हारे पापा टेररिस्ट को कब खत्म करेंगे? इस पर बेन कहता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। ये सुनकर जैसन तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और एस्टन के असिस्टेंट एवलिन से चाबियां छीनकर लॉकर खोल देता है जहां शॉटगन है। फिर वह हार्नोड और उसके साथियों को एक एक करके मार डालता है। अब इससे पहले कि वो केट को शूट करे, एस्टन आकर जैसन को शूट कर देता है। इतने में टेरेसा वहां पर आती है और उन्हें प्लॉट 33 की टनल में लेके जाती है। वहाँ एक कमरे में कंप्यूटर होता है जिसमें यहाँ से बाहर निकले हुए कुछ लोगों की वीडियोस होती है। उसमें एजेंट हेस्लर का वीडियो होता है जिसमें दिखाया जाता है कि बे एरिया का गोल्डन गेट ब्रिज पानी में डूब गया है। अब एस्टन डेविड को इन्फॉर्म करता है कि मैं केट को खत्म करने को बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त टाउन के सभी लोग वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। फिर डेविड उसकी बात मानकर सभी को उस जगह बुला लेता है। अब एस्टन और केट सबको बता देते हैं कि इस टाउन की असलियत क्या है। वे डेविड के सारे सीक्रेट्स का भी खुलासा कर देते हैं। मेगन डेविड को सपोर्ट करती है, लेकिन टेरेसा गुस्से में उसको चाटा मार देती है। अब डेविड चिढ़कर पूरे टाउन का पावर ऑफ कर देता है। फेंस में पावर न होने की वजह से अब एबिस अंदर आने लग जाते हैं। तब पैमिना एस्टन को इन्फॉर्म करती है कि सभी को प्लॉट 33 के अंडरग्राउंड टनल में लेके जाओ।
एस्टन सभी को उस टनल की ओर भेज देता है और खुद केट और उसके साथियों के साथ अपने ऑफिस में जाता है जहाँ वेपन्स रखे हुए हैं। टेरेसा बेन और एमी को लेने हॉस्पिटल जाती है। पैमेला डेविड से विनती करती है कि जल्दी से पावर ऑन कर दो वरना लोग मारे जाएंगे, लेकिन वो गुस्से में अपने गार्ड से कहता है कि इसे हिबरनेशन सेल में बंद कर दो। यह हॉस्पिटल में डॉक्टर टेरेसा से कहता है एमी को कुछ मेडिसिन की जरूरत होगी और वो मेडिसिन देने जाता है। अब एबिस उसको पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद टेरेसा वहाँ पर जाती है तो एबिस को देखकर वो तुरंत बच्चों को हॉस्पिटल से बाहर में जाने की कोशिश करती है। एबिस उन पर अटैक करते हैं लेकिन एस्टन एन वक्त पर आकर उनको बचा लेता है। अब एबिस पूरे टाउन में फैलने लगते हैं। केट और उसके साथी उनसे खूब लड़ते हैं लेकिन वे इतनी ज्यादा तादाद में आते हैं कि केट के सारे साथियों को मार डालते हैं। जो लोग जिंदा बच जाते हैं वो टनल में जाकर छिप जाते हैं। अब मेगन बताती है कि यह टनल उनको एक एलिवेटर की ओर लेके जाएगी। एलिवेटर में चढ़कर वे पर्वत पर पहुंचेंगे जहाँ डेविड का हेडक्वार्टर्स है। सबको भेजकर मेगन वहीं रुक जाती है ताकि अगर और लोग आए तो उनको रास्ता दिखा सके। केट और एस्टन सबसे पहले एलिवेटर में चढ़ते हैं। दूसरी ओर जैसन कुछ और स्टूडेंट्स के साथ स्कूल में एक सेफ जगह पर छिप जाता है। जब केट और एस्टन हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं तो गार्ड्स उनको रोक देते हैं। पैमेला को एक हिबरनेशन चैम्बर में बंद किया जाता है लेकिन एक गार्ड जिसे डेविड के तरीके पसंद नहीं है वो पैमेला को आजाद कर देता है। इसी बीच केट और एस्टन वहाँ के गार्ड्स को मारकर टनल के बाकी लोगों को सिग्नल करते हैं कि यहाँ आना बिल्कुल सेफ है। अब एमी और कुछ लोग एलिवेटर में चढ़ जाते हैं पर टेरेसा और बेन अगली बार जाने का फैसला करते हैं। इतने में एबी इस टनल को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और मेगन को मार डालते हैं। जल्द ही एलिवेटर के पास ही पहुंच जाते हैं। अब एमी हेडक्वार्टर्स पहुंचकर एस्टन को एबिस के बारे में इन्फॉर्म करती है। एस्टन टनल में जाकर एबिस को रोकता है। तभी डेविड एलिवेटर को ऑफ कर देता है और एस्टन और बाकी लोग वहीं फंस जाते हैं। अब एबिस किसी भी वक्त इन पर अटैक कर सकते हैं। इस वजह से सभी एलिवेटर से उतर जाते हैं और सीडियोस हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ते हैं। एस्टन वहीं रुक जाता है और बॉम्ब को डेटोनेट करने की तैयारी करता है। एस्टन टाउन के लोगों की जान बचाने के लिए खुद बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और अपनी जान की कुर्बानी देता है। तब बैन दरवाजे की ओर जाता है और अपने पापा को पुकारता है लेकिन एलिवेटर एक्सप्लोजन से एक बड़ा टुकड़ा उसके सर पर गिरता है और वो कोमा में चला जाता है। अगले सीन में बैन खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ एमी एक नर्स है। वो बैन से बिल्कुल अजनबी की तरह बात करती है। अब बैन चौंकर पूछता है तो वो बताती है हम पर नजर रखी जा रही है। वो ये भी कहती है कि तुम 3 साल और 4 महीनों से कोमा में थे। मेवाड़ पाइंस के लोग अब भी डर कर जीते हैं और डेविड को अपना भगवान मानते हैं। बैन हैरान होकर उड़ता है और भाग जाता है तो देखता है कि वहाँ डेविड का एक स्टैचू बना होता है। पास ही एस्टन और कुछ बागियों की लाशें भी लटक रही होती है। अगले सीन में बैन हमें बताता है कि मनुष्य ने पर्यावरण को इतनी हानि पहुंचाई थी कि प्रकृति के तरीके बदलने लगे। इस वजह से पृथ्वी पर एबिस नाम के क्रिएचर्स पैदा होने लगे। पर एक आदमी ने इस तरह के परिवर्तन को एक्सपेक्ट किया था और उसने मानवता को बचाकर रखने के लिए एक जगह बनाई। पर उसने इसमें रहने के लिए कुछ लोगों को चुना। कुछ लोग तो अपनी मर्जी से यहाँ पर आ गए थे लेकिन बाकियों की मर्जी के खिलाफ उन्हें यहाँ 2000 साल हिबरनेशन चैम्बर में बंद करके रखा गया। बैन के पिता की मौत के 3 साल बाद इस टाउन पर अब फर्स्ट जनरेशन का राज चल रहा है लेकिन बैन ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता और कसम खाता है कि वो वेबार्ड पाइंस के लोगों को अपनी मर्जी से एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिलाएगा। अगले सीन में डॉक्टर चियो को दिखाते हैं जो अपने पति रेबेका के साथ हवाई में वेकेशन पर आया हुआ है। वो एक बार में जाता है तो वहाँ इंस्पेक्टर आर्नोल्ड उससे मिलता है। लगता है वो फ्यूचर के वेबार्ड पाइंस में रहने के लिए और लोगों को चुनता है। बातों बात में वो डॉक्टर चियो को बहुत ज्यादा पिला देता है। जब वो बेहोश होता है तो आर्नोल्ड उसे हिबरनेशन चैम्बर में भेज देता है। अब 2000 साल बाद डॉक्टर चियो डेविड के पुराने घर में जाता है। वहाँ कैरी नाम की औरत उससे हॉस्पिटल चलने को कहती है जहाँ डॉक्टर चियो को एक इमरजेंसी केस देखना है। उसे एक SUV में बिठाया गया है जो गार्ड से भरा हुआ है पर डॉक्टर चियो बीच रास्ते में कूद जाता है और खुद को एक युद्ध के बीच पाता है। वहाँ वो एक घर में घुसकर पुलिस को कॉल करने की बात करता है लेकिन घर के लोग कहते हैं कि बमबारी तो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये सुनकर डॉक्टर चियो कंफ्यूज होकर बाहर चला जाता है पर गार्ड उसको पकड़कर हॉस्पिटल लेके आते हैं। वहाँ जैसन उसे बताता है ये एक सीक्रेट गवर्नमेंट रिसर्च है जिसमें यहाँ के सारे लोग अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये भी बताया जाता है कि ये साल 432 है और वेबार्ड पाइंस पर अब वेबार्ड पाइंस एकेडमी के स्टूडेंट्स का राज चल रहा है जो अपने मरे हुए लीडर डेविड के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। वो डॉक्टर चियो को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं जहाँ केट का ऑपरेशन करना है। दरअसल उसे गोली लगी है। वो सर्जरी की तैयारी करता है तो उसके आसपास बहुत ही कम उम्र के इंटर्न्स खड़े होते हैं। अब सर्जरी के बाद डॉक्टर चियो आराम करता है और तब उसे अपनी पत्नी रेबेका की याद आती है। रेबेका बच्चा चाहती थी लेकिन डॉक्टर चियो ने उसकी बात नहीं मानी। इस बात पर उस दिन इन दोनों में आर्गुमेंट हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि रेबेका डॉक्टर चियो को छोड़ने की बात कर रही थी पर अब वो रेबेका को मिस करता है और अपनी वेडिंग रिंग वापस पहन लेता है। फिर कैरी आकर कहती है कि केट को होश आ गया है। उसके वार्ड में जाने से पहले डॉक्टर चियो देखता है कि एक कमरे में एस्टन के असिस्टेंट एवलिन को शॉक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।
अब डॉक्टर चियो को इस टाउन के चाल चलन पर शक होने लग जाता है। वो केट के पास जाता है तो वो डॉक्टर चियो को ग्रुप सी कहकर बुलाती है, इससे पहले कि वो डॉक्टर चियो को वेवार्ड पाइंस का सच बता सके। कैरी आकर कहती है कि डॉक्टर चियो की पत्नी जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। केट को तो हथकड़ियां लगाई गई है और ये बात डॉक्टर चियो को बहुत अजीब लगती है। दूसरी ओर बैन और उसके साथी एक वह में छुपे हुए हैं और वे एस्टन की तरह वेवार्ड पाइंस के लोगों को आजाद करना चाहते हैं। अपने होटल में लौटते वक्त डॉक्टर चियो देखता है कि गार्ड्स एक बच्चे की मां को जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। कुछ ही दूर पर जैसन ने 3 लोगों को पकड़ के रखा हुआ है और लाउड स्पीकर पर अनाउंस करता है कि अगर बैन और उसके साथी सरेंडर नहीं करते तो वो इन तीनों को मार डालेगा। बैन और उसके साथ ये सब सुन रहे होते हैं। अब जैसन झट से उस बच्चे की मां को मार डालता है। डॉक्टर चियो तो उसको रोकना चाहता है लेकिन गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। अब इससे पहले कि वो दूसरे को शूट करे, बैन और उसके साथी बाहर आ जाते हैं और जैसन उनको अरेस्ट कर लेता है। दूसरी ओर रेबेका को देखकर डॉक्टर चियो बड़ा खुश होता है, लेकिन उसके कान में कहता है कि तुम वापस चले जाओ, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, पर वो नहीं जाना चाहती। अब जैसन डॉक्टर चियो को एक जगह ले जाकर कहता है कि उस पहाड़ पर मेरा घर है, मैं वहीं तुम्हें सारा सच बताऊंगा। ये कहकर डॉक्टर चियो को एक ट्रक में लेके जाता है जिसमें बैन और उसका साथी जेंडर भी होते हैं, लेकिन पहाड़ के बजाय वो उन्हें फैंस के पास लेके जाता है। अब गेट खोलने से पहले गार्ड डॉक्टर चियो को मार गिराता है और गैस पैडल पर पत्थर रखकर वहाँ से दूर भाग जाता है। अब ट्रक सीधे फैंस के उस तरफ एक पेड़ से टकराता है। जब डॉक्टर चियो को होश आता है तो कई एबीज फैंस की ओर भाग रहे होते हैं और एक एक करके शॉक से मर रहे होते हैं। इतने में बैन और जेंडर गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर भागते हैं। हॉस्पिटल में मेगन केट से कहती है कि तुम्हारे साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए तुम अब बगावत का इरादा छोड़ दो और वेवार्ड पाइंस में एक नई जिंदगी शुरू करो। अब केट वेवार्ड पाइंस की जिंदगी से तंग आ चुकी होती है और वो अपना गला काट लेती है। वहाँ एबीज लाशों को दीवार के पास डालकर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि टाउन के अंदर आ सके। यहाँ स्टूडेंट्स रेबेका और जैसन ये सब कुछ सीसीटीवी मॉनिटर पर देख रहे होते हैं। जैसन और गार्ड वहाँ कर एबीज को शूट करते हैं, लेकिन एक एबी फैंस पर चढ़कर आता है और कैरी पर अटैक कर देता है। जैसन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और तुरंत डॉक्टर चियो को बुलाता है, पर डॉक्टर चियो कहता है कि जब तक तुम सच नहीं बताओगे कि यहाँ चल क्या रहा है, मैं कैरी को ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। फिर जब जैसन उसे टाउन का कड़वा सच बताता है तो डॉक्टर चियो तो विश्वास ही नहीं कर पाता, लेकिन रेबेका कहती है कि तुम डॉक्टर हो, पहले अपनी ड्यूटी करो। इस पर डॉक्टर चियो कैरी को ट्रीटमेंट देता है। फिर वो रेबेका से पूछता है कि तुम यहाँ के माहौल में इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती हो। तब रेबेका बताती है कि मैं 3 साल से इस टाउन की ब्यूटिशियन हूँ। हालांकि डॉक्टर चियो जानता है कि रेबेका एक आर्किटेक्ट है। रेबेका डॉक्टर चियो को भी इस टाउन के तौर तरीकों में ढालना चाहती है, लेकिन डॉक्टर चियो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि जैसन इस टाउन को एक डिक्टेटर की तरह चला रहा है। वो जैसन से कहता है कि मैं किसी का हुक्म नहीं मानता और न ही किसी का गुलाम हूँ। जैसन फिर उसके लेक्चर से गुस्सा हो जाता है और कैरी को बताता है। कैरी समझाती है कि डॉक्टर चियो की वजह से मैं जिंदा हूँ, इसीलिए तुम डॉक्टर चियो से बहस मत करो और फैंस के उस तरफ की फसल की कटाई का बंदोबस्त कर दो, क्योंकि वेवार्ड पाइंस के बच्चों को ठीक पोषण नहीं मिल रहा है। अब अगले सीन में दिखाते हैं तो सीजे नाम के बुजुर्ग को दिखाते हैं जो टाउन का फूड इंचार्ज है। उसके नेतृत्व में कुछ गार्ड्स फैंस की उस तरफ जाते हैं और जब एबीज पर अटैक करते हैं तो वो फ्लेम थ्रोवर्स की मदद से उनको जला डालते हैं और कटाई शुरू करते हैं। वहाँ वे बैन को देखते हैं जो टाउन के अंदर जाना चाहता है, लेकिन गार्ड्स उसको रोक लेते हैं। वो सीसीटीवी कैमरा के सामने आकर अपनी माँ को एक मैसेज देता है और जैसन को याद दिलाता है कि फर्स्ट जनरेशन का एक बच्चा अपने जनरेशन के दूसरे बच्चे को मुसीबत में नहीं डाल सकता और ऐसा करने वाले को जिंदगी भर जेल में सजा होती है। अब टेरेसा जो बैन को ढूंढ रही थी वो सोल्जर से विनती करती है कि वे बैन को टाउन के अंदर अलाउ करें, लेकिन जैसन के ऑर्डर के आगे वे कुछ नहीं कर सकते और उल्टा टेरेसा को उसके घर में बंद कर देते हैं। कैरी भी जैसन से कहती है कि बैन को टाउन के अंदर आने दो, लेकिन जैसन किसी की बात नहीं मानता। बदकिस्मती से एबीज मक्के के खेत में पैर पर अटैक कर देते हैं और लगता है एबीज का दिमाग इतना इवॉल्व हो चुका है कि वे टाउन के अंदर जाने के लिए प्लान भी बनाने लगे हैं। अब हेडक्वार्टर्स में जैसन को सिक्योरिटी कैमरास में एक भी एबी दिखाई नहीं देता और वो सोचता है कि एबीज भाग गए हैं। वो कैरी को भी दिखाता है, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं होता। पैमेला का वॉइस ओवर आता है। वो कहती है कि कई हजार साल पहले वेवार्ड पाइंस में जैसन नाम का लड़का रहता था। उस टाउन के फैंस के बाहर खतरनाक क्रिएचर्स रहते थे। जैसन वेवार्ड पाइंस का सबसे पहला बच्चा था जो उस टाउन में पैदा हुआ था। उस बच्चे को मैंने और एक बहुत ही रहमदिल और समझदार इंसान ने पाला था। उस इंसान का नाम डेविड था। जैसे जैसे जैसन बड़ा होता गया और बहुत कुछ सीखने लगा, ये दुनिया उसको बहुत छोटी लगने लगी। वो अपने दोस्तों से भी दूर रहने लगा, लेकिन मेगन ने उसे समझाया कि वो एक स्पेशल लड़का है और फ्यूचर में वो अपने लोगों का लीडर होगा। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं टाउन के लोग बड़े हैरान है कि एबीज अचानक कहाँ गायब हो गए और कैसे हो गए। दूसरी ओर कैरी जैसन को समझाती है कि एबीज अचानक गायब नहीं हो सकते, हमें इनकी और जांच करनी चाहिए। अब जैसन कहता है कि आग में जलकर सब राख हो गए होंगे। कैरी कहती है कि अगर बैन मर गया तो तुम पर फर्स्ट जनरेशन किड को मार डालने का इल्जाम लगेगा। उस रात कुछ आवाजें आती है और जैसन अपनी गन लेकर नीचे जाता है।
वहाँ पेमिला आई होती है जो अब 70 साल की हो चुकी है। दरअसल पेमिला ने अपने भाई डेविड का खून कर दिया था क्योंकि वो डंडे के बल इस टाउन पर शासन कर रहा था। इसलिए जैसन ने पेमिला को टाउन के बाहर हिस्से में अकेले रहने की सजा दी थी। पेमिला कहती है कि मैं अपनी सजा भुगत चुकी हूँ, इसलिए मुझे ब्रेन टेस्ट में शामिल कर लो ताकि मैं इस टाउन की भलाई के लिए कुछ कर सकूं। अब जैसन उसकी बात मानकर टाउन के सामने अनाउंस करता है, आज से पेमिला टाउन में नर्स का काम करेगी। लेकिन लोग इसकी बात से खुश नहीं होते। पेमिला हॉस्पिटल में अपना काम शुरू कर देती है। वो बहुत खुश लगने लगती है और डॉक्टर च्यू की शादी का मजाक भी उड़ाती है। फिर वो एक सिरिंज चुरा लेती है और हेडक्वार्टर जाकर एक शीशी चुराती है। जैसे मेगन वहाँ आती है तो पेमिला शीशी छुपा लेती है। मेगन शेल्फ चेक करती है तो एक शीशी मिसिंग होती है। वो तुरंत डॉक्टर च्यू को इन्फॉर्म करती है। पेमिला अपने घर जाकर अपनी रेड ड्रेस निकालती है और खुद पर उस दवा को इंजेक्ट कर लेती है। कुछ देर में जैसन, कैरी, सीजे, पेमिला और कुछ सोल्जर्स की प्राइवेट मीटिंग होती है। तब मेगन और डॉक्टर च्यू वहाँ पर आते हैं और डॉक्टर च्यू बताता है कि कैरी ने जो शीशी चुराई थी उसमें स्मॉल पॉक्स वायरस है जिससे वो लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है। अब ये सुनकर जैसन उसको अरेस्ट करवा देता है। कैरी कहती है कि यहाँ के लोग एक दूसरे के खिलाफ काम करने लगे हैं और मैं ऐसी दुनिया कभी नहीं चाहती थी, इसलिए मैं सबको खत्म कर देना चाहती हूँ। अब जैसन उसको मारना तो नहीं चाहता लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता और वो कैरी को जंगल में जाकर मार डालता है। मेगन अपने स्टूडेंट से कहती है कि तुम्हें अभी से अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है ह्यूमंस की अगली जनरेशन को पैदा करना। अगले सीन में जेंडर को दिखाते हैं। इसे बैन के साथ टाउन के बाहर निकाल दिया गया था। वो एक गड्ढे में होता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर इतने में कैब एक गड्ढे के अंदर कूदकर उसे खाने की कोशिश करता है। अब जेंडर अपनी ताकत जुटाकर एक पत्थर से उसका सर फोड़कर बाहर निकल जाता है। फिर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर जाता है, लेकिन तब तक एक आदमी उसको चाकू की नोक पर पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं, एस्टन का बॉस एडम है जो कई साल से यहाँ भटक रहा है। वो बताता है कि डेविड ने मुझे कई लोगों के साथ फेंस के बाहर भेज दिया था ताकि हम पृथ्वी पर बचे हुए लोगों को ढूंढ सके, लेकिन विवार्ड पाइंस के बाहर की दुनिया एकदम बंजर हो चुकी है और फिलहाल यहाँ मैं अकेला इंसान हूँ। दूसरी ओर जैसन अपने हेडक्वार्टर्स में होता है और मेगन उसे इन्फॉर्म करती है कि फिलहाल विवार्ड पाइंस में 25 प्रेगनेंसी थर्ड ट्रिमेस्टर में है और 34 सेकेंड ट्रिमेस्टर में और 19 फर्स्ट ट्रिमेस्टर में है। इसके अलावा 9 फीमेल्स इस महीने भी प्रेग्नेंट हुई है। कैरी मेगन को बताती है कि उसे इस हफ्ते एबिस की डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और इसके लिए वो डॉक्टर थ्यो की मदद भी ले सकती है। लेकिन मेगन डॉक्टर थ्यो के साथ काम नहीं करना चाहती और कहती है कि डॉक्टर थ्यो तो नया है, इसलिए उसे एबिस के विषय में एक्सपीरियंस नहीं है, मैं खुद रिपोर्ट बना लूंगी। इसी बीच सीजे सजेस्ट करता है कि विवार्ड पाइंस की बढ़ती हुई आबादी के लिए हमें ज्यादा फूड सप्लाई की जरूरत है। इस वक्त एबिस भी यहाँ से दूर जा चुके हैं, इसलिए हम बिना डरे अपने खेत की जमीन बढ़ा सकते हैं और खेती करने लायक मिट्टी की खोज भी कर सकते हैं। कैरी और मेगन को डर है कि एबिस कहीं किसी भी वक्त न आ जाए और हम पर हमला न कर दे, लेकिन जैसन को सीजे का सुझाव ठीक लगता है। वहाँ गेट पर कई सिक्योरिटी गार्ड्स को पता चल जाता है कि जेंडर और एडम अभी जिंदा है, इसलिए वे उन दोनों को टाउन में आने देते हैं। एडम को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहाँ डॉक्टर च्यू उससे पूछता है कि तुम फेंस के उस तरफ कब और क्यों गए थे, लेकिन एडम ठीक से जवाब नहीं देता। कई साल वो एबिस के बीच रहा और उनका टॉर्चर सहता रहा, इसलिए वो किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता। जब वो हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है तो हर तरफ उसे एबिस दिखाई देते हैं। तब उसे टेरेसा मिलती है जो बताती है कि एस्टन मर चुका है और बेन फेंस के बाहर है जो न जाने किस हालत में है और हमारी बदतर जिंदगी के जिम्मेदार तुम हो क्योंकि तुमने मेरे पति को फ्यूचर में भेज दिया था। अब यहाँ जेंडर वापस अपनी शुगर फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। कैरी अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे मिलती है और पूछती है कि क्या तुम अभी भी जैसन के खिलाफ हो। जेंडर कहता है कि मैं किसी को परेशान करने के लिए यहाँ वापस नहीं आया हूँ, बल्कि मैं विवार्ड पाइंस के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों में मैं एविस की दुनिया के कुछ एक्सपीरियंसेस की एक रिपोर्ट तैयार करके जैसन को दे दूंगा। इससे एविस को समझने में हमें मदद मिलेगी। अब डॉक्टर च्यू सीजे को वार्न करता है कि खेत की तलाश में हमें फैन से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, एबिस कभी भी वापस आ सकते हैं। लेकिन सीजे जिद पकड़ लेता है कि एबिस के न होने का हमें फायदा उठाना चाहिए। वो कुछ सोल्जर्स के साथ फैंस को क्रॉस करके बाहर जाता है। टेरेसा भी उसके साथ जाती है क्योंकि वो अपने बेटे बैन को ढूंढना चाहती है और एडम भी उसके साथ जाता है। दूसरी ओर मेगन अपने स्टूडेंट फ्रैंक से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और उसकी बहन लूसी के बारे में पूछती है। फ्रैंक कहता है कि वो किसी को डेट नहीं करना चाहती, इसलिए आप उसको अकेले छोड़ दीजिए। पर मेगन उसे ब्रेन वॉश करती है कि अगले जनरेशन को जन्म देना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब जनसंख्या बढ़ाने के चक्कर में मेगन टीनेजर्स को पेरेंट्स बनाने की कोशिश में लग जाती है। वो रेबेका के पार्लर में जाती है जहाँ लूसी काम करती है। वो लूसी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम किसी को अपना जीवन साथी चुन लो। रेबेका लूसी को सपोर्ट करती है और मेगन पर चिल्लाती है कि ये क्या पागलपन कर रही हो। मैं जानती हूँ कि ह्यूमंस को अपनी अगले जनरेशन की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन क्या तुम बच्चों को इस काम में लगाना चाहती हो? ये फ्यूचर है, लेकिन तुम किस जमाने में रह रही हो? और जब मेगन की दाल यहाँ पर नहीं गलती तो वो रेबेका को धमकी देती है कि मैं जैसन से कंप्लेन करूंगी। तो रेबेका भी उसकी धमकी से नहीं डरती और लूसी को अपने घर लेके आ जाती है। फिर वो लूसी को स्कूल छोड़ने जाती है और घर लौट कर डॉक्टर च्यू को बताती है लूसी कुछ दिन हमारे
तुम्हारे साथ ही रहेगी। दरअसल लूसी के पेरेंट्स एबिस के अटैक में मारे गए थे और तब से लूसी अपने भाई फ्रैंक के साथ एक और फ्रेंड में रहती है। वो मेगन की बेहुदा कोशिशों के बारे में भी बताती है और इससे डॉक्टर चियो बड़ा परेशान हो जाता है। यहाँ सीजे और उसकी टीम झील के पास से खूबसूरत जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ कैंप करते हैं। उस रात एडम जंगल के अंदर जाता है तो उसको पैनिक की लाश मिलती है। वो उसे कैंप में लेके आता है और उसको देखकर टेरेसा बहुत दुखी होती है। अगले दिन स्कूल में लूसी अपने भाई को डांटती है कि तुमने मेरे बारे में मेगन को क्यों बताया। वो बहुत ही गिल्टी फील करने लगता है। उस रात वो सैंडविच लेने बाहर जाता है तो देखता है कुछ दूर पर एक जायंट व्हील थोड़ी देर के चलने लगा है और उस पर लाइट्स भी जलती हैं। जब वो बंद होता है तो फ्रैंक को एक एबी दिखता है। अब अगले सीन में पास्ट की घटनाएं दिखा जाती है जब रेबेका और डॉक्टर चियो हवाई बीच जाकर वेकेशन एंजॉय करने का प्लान बनाते हैं। बाद में रेबेका अपने ऑफिस जाती है जहाँ पर वो एक आर्किटेक्ट है। तब डेविड उसको मिलने आता है और शाम को डिनर पर इनवाइट करता है। डिनर के दौरान डेविड रेबेका को अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसमें इस दुनिया के सबसे बेहतर और समझदार लोगों का समूह बनाया जाएगा। वो चाहता है कि रेबेका उसके नए प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी सिटी को डिजाइन करे। अब रेबेका हैरान होती है क्योंकि ये बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है, पर डेविड कहता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अगर तुमने एक अच्छा डिजाइन बनाया तो इतिहास में तुम्हारा नाम होगा। उस रात रेबेका डॉक्टर चियो को इस बारे में बताती है तो वो इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन रेबेका तो डेविड के साथ काम करने की ठानी लेती है। अब अगले दिन डेविड रेबेका की मुलाकात मेगन से करवाता है और उसे साइड पर लेके जाता है। उस रात डिनर के वक्त वो रेबेका को अपना प्लान बताता है कि आगे चलकर इंसानियत पर जो विपदा आने वाली है उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें खुद को जल्द से जल्द फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट कर लेना चाहिए। अब मेगन एक्सप्लेन करती है कि हम कुछ गिरे चुने वॉलंटियर्स को क्रायोजेनिक फोर्स में रखेंगे जहाँ वे 2000 साल तक नींद बढ़ेंगे और जब उनकी नींद खुलेगी तो उन्हें पता चलेगा कि मुसीबत टल चुकी है और वो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ कोई मुसीबत नहीं होगी। ये सब सुनकर रेबेका बिल्कुल चौंक जाती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि एबी फ्रैंक की ओर आती है और ये एक फीमेल एबी है और मेल एबीज की तरह ये वन एंड नहीं है। तभी गार्ड्स इसको पकड़ लेते हैं और मेगन के लैब में बंद कर देते हैं। पिंजरे में बंद दोनों मेल एबीज इस फीमेल को देखते ही शांत हो जाते हैं। इस एबी का नाम मार्गरेट रखा जाता है। अब जैसन और कैरी उसको देखने आते हैं तो मेगन बताती है कि इसका एक्सरे नॉर्मल है, पर इस वक्त ब्लड टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि गार्ड्स ने इसको बेहोशी की दवा दे दी है। वो उन्हें मार्गरेट के हाथ में एक साइन दिखाती है जिसके बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं चलता। दूसरी ओर फ्रैंक और मीडो नाम की लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और जबरदस्ती उनको इंटीमेट होने को कहा जाता है। फ्रैंक को तो ये बिल्कुल अजीब लगता है और वो जाकर डॉक्टर चियो से कहता है मुझे वहाँ बहुत अनकंफर्टेबल लगा। डॉक्टर चियो पूछता है क्या तुम गे हो? इस पर फ्रैंक घबरा जाता है क्योंकि अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया तो बेवार्ड पाइंस के ऑफिशियल्स उसको मार डालेंगे। डॉक्टर चियो उसे शांत करता है लेकिन फ्रैंक की घबराहट कम नहीं होती। अब शाम के वक्त वो अपनी बहन लूसी से मिलता है और अपनी दुविधा बताता है। लूसी उसे दिलासा देती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। जब डॉक्टर चियो घर लौटता है तो जेंडर को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। रेबेका बताती है कि मेरी और जेंडर की शादी को 1 साल हो चुका है। जब मैंने बेवार्ड पाइंस में आंखें खोली थी तो एकदम अकेली फील करती थी। मुझे लगा कि तुम जिंदा नहीं हो और इस नए टाउन में जेंडर ने मेरा साथ दिया था, लेकिन हम पिछले 6 महीनों में एक भी बार नहीं मिले हैं। अब ये सब सुनकर डॉक्टर चियो का सर तो चकराने लग जाता है और वो गुस्से में अपनी वेडिंग रिंग निकालकर टेबल पर फेंक देता है। फिर वो जेंडर के मुंह पर पंच करके बाहर चला जाता है। टेरेसा अभी भी अपने बेटे की मौत का शौक मना रही होती है। तब एडम आकर बताता है मैंने एस्टन को बेवार्ड पाइंस में इसलिए भेजा ताकि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम अपने बेटे के साथ एस्टन के पीछे यहाँ आ गई और मुझे भी तुम्हारे पीछे यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर तो टेरेसा कहती है तुमने मेरी फैमिली के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दूसरी ओर दिखाते हैं तो मक्के के खेत में एबीज वापस आ गए हैं, लेकिन फीमेल एबी एकदम शांत लगती है और लगता है वो दूसरे एबीज को टेलीपैथी से कंट्रोल कर रही है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जंगल में एबीज शांति से जी रहे हैं। वे खाने की तलाश करते हैं, अपने नवजात शिशुओं की देखभाल करते हैं और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताते हैं। लेकिन तब डेविड और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हेलीकॉप्टर में आए और उन्हें शूट करने लगे। उसी का बदला लेने के लिए एबीज इस टाउन में घुस आए हैं और ह्यूमंस के खेतों में आग लगाने लगे हैं। आग को देखकर एडम सभी को अलर्ट करता है, लेकिन तभी एक एबी टेरेसा पर अटैक करता है और उसका बहुत खून बह जाता है। अब गार्ड्स वहाँ कर एबीज को रोकते हैं और फूड सप्लाई को बचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर चियो को हॉस्पिटल बुलाया जाता है जहाँ कुछ लोग घायल हालत में आए हुए हैं। रेबेका और जेंडर पर्वत पर जाने का फैसला करते हैं। वहाँ रखे हुए वेपन से वे बेवार्ड पाइंस के लोगों को एबीज से बचा सकते हैं। अब हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो डॉक्टर थियो सबको समझाता है कि ग्रीन सिग्नल का मतलब है ये माइनर इंजरी है, येलो का मतलब है पेशेंट थोड़ा इंतजार कर सकता है और रेड का मतलब है इमरजेंसी केयर और ब्लैक का मतलब है कि पेशेंट जिंदा नहीं है। इस रूल के हिसाब से आपको फैसला करना है कि किसको कितनी जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब जंग शुरू हो जाती है और कई लोग घायल हालत में हॉस्पिटल आने लग जाते हैं। टेरेसा और एडम भी घायल होते हैं। टेरेसा के लंग्स डैमेज हो जाते हैं और उसको सांस देने में काफी तकलीफ होती है। डॉक्टर चियो उसको एक इंजेक्शन देता है जिससे उसको सांस देने में आसानी होती है और जब युद्ध खत्म होता है तो बेवार्ड पाइंस के 35 लोग मारे जा चुके होते हैं। सीजे बताता है कि हमसे बदला लेने के लिए एबिस ने हमारे खेतों में आग लगा दी है। वे पब का प्लान बना कर आए थे।
मेगन बताती है कि जब बाहर जंग हो रही थी तो लैब में रखे हुए मेल एबीज बहुत ही वायलेंट हो गए थे। लगता है वे जानते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, पर फीमेल एबीज एकदम शांत थी। सीजे ये भी बताता है कि आग ने हमारी फसल को जड़ तक जला दिया है और नई फसल उगाने में महीनों लग सकते हैं। तब तक तो हमें स्टोरेज में रखे हुए फूड सप्लाई से मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन वो खाना सिर्फ 6 हफ्ते ही चलेगा। दूसरी ओर जेंडर रेबेका को खोना नहीं चाहता और डॉक्टर चियो को वार्न करता है कि तुम रेबेका से दूर रहो। अगले दिन डॉक्टर चियो जेसन को रिपोर्ट करता है कि कुछ पेशेंट्स अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इतना ही नहीं, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। अगर हालत ऐसे ही रहे तो टाउन के लोग छोटे से छोटे इन्फेक्शन के कारण मर सकते हैं। कुछ देर बाद एक सोल्जर आकर बताता है फैंस के दूसरी तरफ काफी एबीज लौट आए हैं। सीजे बताता है कि एबीज हमारे तरीके सीख रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि खेत हमारे लिए कितने जरूरी हैं। आग बनाना भी उन्होंने हमसे सीखा है, इसी वजह से उन्होंने हमारे खेत को जला दिया है। वो कुछ समय के लिए जानबूझकर जन्नत से दूर चले गए थे और अब अचानक आकर हम पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन जैसन को विश्वास नहीं होता कि एविस के दिमाग इतना कुछ सोच सकता है। अब हॉस्पिटल में टेरेसा को थोड़ी देर के लिए होश आता है और उससे अपने बेटे बेन का बर्थडे याद आता है। एडम उससे माफी मांगता है और कहता है तुम्हें एस्टन के पीछे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुछ ही पलों में टेरेसा मर जाती है। अब एस्टन के परिवार का कोई भी जिंदा नहीं बचा है। फिर डॉक्टर चियो और मेगन उस फीमेल एबी के ब्रेन का MRI स्कैन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि फीमेल एबी का ब्रेन ह्यूमन ब्रेन से दुगने साइज का है और उस रात डॉक्टर चियो एडम से मिलता है और फीमेल एबी के बारे में सब कुछ बताता है। एडम पूछता है कि क्या उसके हाथ पर कोई साइन है, तो डॉक्टर चियो कंफर्म करता है उसके हाथ पर वाकई एक साइन है। अब टाउन के लोगों को एबिस की घबराहट सुनाई देती है और एबिस लैब को भी घेर लेते हैं। लैब के अंदर रखे हुए एबिस भी वायलेंट होने लग जाते हैं, पर फीमेल एबी अभी बिल्कुल चुपचाप और शांत होती है। तो साल 2034 में होती है। सीजे अपने हाइबरनेशन चैम्बर से उठता है। तब हमें बताया जाता है कि सीजे वेवार्ड पाइंस का सबसे पहला निवासी है, जो डेविड से भी पहले अपनी नींद से जाग गया था। सीजे यहाँ वहाँ घूमता है, लेकिन वहाँ उसके अलावा किसी और की नींद अभी तक खुली नहीं है। इस वजह से वो अपने हाइबरनेशन चैम्बर में लौट आता है। इसके बाद 20 साल में एक बार वो जागता है और हर बार दूसरे हाइबरनेशन चैम्बर को साफ करता है, म्यूजिक सुनता है, वर्कआउट भी करता है। वो टीवी पर देखता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। कई साल बाद जब सीजे उठता है तो वो जंगल में जाता है और वहाँ की मिट्टी की जांच करता है। तब ग्रिफिन नाम का एक इन्फेक्टेड आदमी उसकी ओर आता है, जो धीरे धीरे एबी में बदल रहा है। सीजे घबराकर उससे दूर जाने लगता है, लेकिन उस रात ग्रिफिन उसको फॉलो करने लगता है और विनती करता है मुझे भी अपने साथ ले लो। लाख मना करने के बाद भी वो नहीं मानता और सीजे तंग आकर उसका गला घोटकर मार डालता है। 20 साल बाद सीजे फिर चैम्बर से बाहर आता है और अकेला चेस खेलने लगता है। तब उसे अपनी पत्नी एलियन का विजन दिखता है। सीजे को लगता है कि वो उसको यहाँ पर छुड़ाने आई है, लेकिन वो कहती है तुम्हें अपना काम जारी रखना है ताकि इंसान का फ्यूचर बेहतर रहे। ये कहकर उसका रूप गायब हो जाता है और सीजे बहुत ही इमोशनल हो जाता है। एक बार फिर वो चैम्बर में चला जाता है और जब वो 4012 में उठता है तो कई लोग जाग चुके होते हैं। डेविड भी जाग चुका है। अब डेविड और सीजे अंदर में जाते हैं तो वहाँ पर एबीज अपने अपने काम में लगे होते हैं और इन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। फिर भी डेविड उन्हें अपने टाउन के लिए खतरा समझकर मार डालना चाहता है। अब वेवार्ड पाइंस में इंसानों का सबसे पहला ग्रुप जाग जाता है और ये जानकर सभी परेशान होते हैं कि पृथ्वी पर उनके अलावा और कोई ह्यूमन जिंदा बचे नहीं है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि डॉक्टर चियो फीमेल अभी मार्गरेट से इमेजेस के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। उसका मानना है कि अगर वो मार्गरेट को समझा सका कि एबिस टाउन पर अटैक ना करे तो वो फिर दूसरे एबिस को समझा सकती है। अब वो मार्गरेट के सामने कुछ फ्लैश कार्ड रखता है और उसको सिखाता है ग्रीन का मतलब है खाना और रेड का मतलब है खाना नहीं है, क्राउन का मतलब है लीडर और हाथ का मतलब है दोस्त। इसी बीच मेगन डॉक्टर चियो से कहती है तुम रेबेका को लेकर चिंता मत करो, क्योंकि जेसन तुम्हारे लिए एक नया पार्टनर ढूंढ रहा है। कुछ घंटों बाद जब मार्गरेट बिल्कुल भी नहीं होती तो डॉक्टर चियो मेगन से कहता है उसे खाना दो, लेकिन खाना देने पर मार्गरेट दूसरे एबिस की ओर इशारा करती है। अब डॉक्टर चियो को लगता है कि वो अपने साथियों को खाना खिलाकर ही खुद खाएगी। उसकी रहमदिली देखकर डॉक्टर चियो को यकीन हो जाता है कि एबिस के साथ हो रहे युद्ध को यही रोक सकती है। तभी एडम आकर कहता है कि मार्गरेट को फैंस के उस तरफ छोड़ दो, क्योंकि ये एबिस के लीडर है। इसी वजह से उसके हाथ पर एक स्पेशल साइन है। इसे छुड़ाने के लिए बाकी एबिस ने टाउन को घेर लिया है, लेकिन इस टाउन के लोग इतने बेवकूफ हैं कि इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहते। कुछ देर बाद जेसन और कैरी आते हैं। डॉक्टर चियो को मार्गरेट से बात करने की कोशिश करते देख जेसन कहता है कि एबिस इतने स्मार्ट नहीं है कि अपने लीडर को छुड़ाने के लिए युद्ध कर सके, लेकिन डॉक्टर चियो को यकीन है कि मार्गरेट का विश्वास जीतकर ये युद्ध रोका जा सकता है। अब वो उसे फ्रेंडशिप कार्ड दिखाता है और खुद की ओर इशारा करता है। फिर वो एक मेल एबी को केज से बाहर निकालता है और सबके सामने डेमो देता है कि किस तरह मार्गरेट दूसरे एबिस को
कंट्रोल कर सकती है। पर जैसन का दिमाग बिल्कुल पत्थर बन चुका है और वो युद्ध के अलावा कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करता। वो झट से मेल एबी को शूट कर देता है और मार्गरेट को भी शूट करने जाता है। तभी एन वक्त पर डॉक्टर चियो उसकी गन छीन लेता है। अब कैरी भी डॉक्टर चियो को सपोर्ट करती है और कहती है अगर मार्गरेट मर गई तो पूरा टाउन खतरे में पड़ जाएगा। अगले सीन में मेगा लैब में अकेले काम कर रही होती है और उसके पैर से बहुत खून बह रहा होता है। एबिस के अटैक से उसका पैर पैरालाइज हो गया था। वो पीछे मुड़कर देखती है कि फीमेल एबी अपने केज से बाहर आ गई है। बाद में पता चलता है कि जब डॉक्टर चियो ने एक मेल एबी को केज में बंद किया था तो इस फीमेल ने उसके लॉक का पासवर्ड कॉम्बिनेशन देख लिया था। मेगन वहाँ पर होश से लथपथ हो चुकी है, लेकिन फीमेल एबी वहाँ से बाहर चली जाती है। उसी शाम जैसन टाउन में अनाउंस करता है कि हमें एबी से डरकर छुपने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। ये बुरा वक्त जल्दी खत्म हो जाएगा और हम दोबारा एक पीसफुल जिंदगी जिएंगे। दूसरी ओर डॉक्टर चियो कैरी को बताता है कि एबी के अटैक की वजह से तुम्हें गहरा सदमा पहुंचा है और तुम्हारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। और एक और सच मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। ये कहकर डॉक्टर चियो लैब में जाता है जहाँ मेगन की लाश पड़ी होती है और फीमेल अभी बचकर जा चुकी है। वो तुरंत सिक्योरिटी को अलर्ट करता है और जैसन और कैरी कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ पर आते हैं। डॉक्टर चियो बताता है कि जैसन ने एबिस के साथ विश्वासघात किया है, इसीलिए वे हमसे बदला ले रहे हैं। अब जैसन ऑर्डर देता है कि हर एयर डक्ट, हॉलवे और सीढ़ियों को चेक करो। तभी दिखाते हैं कि फीमेल एबी जंगल की ओर भाग रही है। यहाँ जेंडर रेबेका से कहता है तुम जल्दी से जल्दी डॉक्टर चियो को हमारे बच्चे के बारे में बता दो और उसे समझाने की कोशिश करो। तभी वे जैसन के अनाउंसमेंट सुनते हैं कि फीमेल अभी बच निकली है, इसलिए कोई घर से बाहर न निकले। स्कूल के स्टूडेंट्स इस अनाउंसमेंट से बहुत घबरा जाते हैं। फ्रैंक लूसी को रेबेका के घर पर छोड़ने जाता है। तभी फीमेल एबी उन्हें देख लेती है लेकिन अटैक नहीं करती। दोनों रेबेका के घर सेफली पहुंच जाते हैं और तब पता चलता है कि फीमेल एबी तभी अटैक करती है जब कोई उस पर अटैक करता है। यहाँ जेंडर अपने कुछ वेपन्स निकालकर रेबेका के पार्लर में एक कपल को देता है। अब मारियो नाम का हेड गार्ड अपनी टीम के साथ फीमेल एबी की तलाश कर रहा होता है। डॉक्टर चियो, एडम और रेबेका वेवार्ड पाइंस के मैप की मदद से फीमेल एबी को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। फिर वेपन्स लेकर वो कपल फीमेल एबी को ढूंढने निकलते हैं। रेबेका भी पहाड़ पर जाने का फैसला करती है जहाँ वेवार्ड पाइंस के मैप का हार्ड कॉपी मौजूद है। जाने से पहले वो जेंडर से कहती है तुम 1 घंटे बाद मुझसे मिलने आना। हेडक्वार्टर पहुंचकर रेबेका गार्ड से झूठ बोलती है कि जैसन ने उसे भेजा है, इसीलिए वो उसको अंदर जाने देते हैं। मारियो की टीम रास्ते में उस कपल को देख लेते हैं जिनके पास जेंडर के वेपन्स हैं। तभी फीमेल एबी भी भागती हुई दिखती है। अब गार्ड्स उसे शूट करने लगते हैं लेकिन गलती से उस औरत के पति को गोली लग जाती है। बदले में उस आदमी ने भी मारियो पर गोली चला दी थी। अब गार्ड्स और उस औरत के बीच शूटिंग शुरू हो जाती है। तभी डॉक्टर चियो वहाँ आकर शूटिंग रोकता है। फिर इस बीच उस औरत का पति मर जाता है। उसके बाद डॉक्टर चियो मारियो को हॉस्पिटल लेके जाता है। दूसरी ओर कैरी को दिखाते हैं जो जैसन को बता देती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन जैसन हमेशा की तरह इस बार गुस्सा नहीं होता और शांत होकर उसे दिलासा देता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे सच बता दिया है। अब रेबेका हेडक्वार्टर से मैप की हार्ड कॉपी लेकर वापस आती है और तब फीमेल एबी उसके पास आने लग जाती है। पर इतने में जेंडर वहाँ कर उसके हाथ पर शूट कर देता है और वो भाग जाती है। अब दोनों जैसन को मैप दिखाकर बताते हैं कि ये ड्रेन पाइप हमारा वीक पॉइंट है क्योंकि उसके जरिए एबी हम तक पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर जंगल में एडम फीमेल एबी को देख लेता है जो ट्रेन पाइप पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। वो गन पॉइंट पर उसको वहीं रोक लेता है और अपनी गन वहीं छोड़कर उसे उसकी जगह पर ले आता है। जब वो दूसरी तरफ से बाहर निकलता है तो एबिस का एक ग्रुप वहाँ पर जमा हो जाता है। वो एडम को देखकर बिल्कुल सुस्कारने लगते हैं लेकिन उस पर अटैक नहीं करते क्योंकि उनकी लीडर उनको मना करती है। कुछ ही देर में जैसन, रेबेका और जेंडर ड्रेन पाइप के पास आ जाते हैं और एडम की गन देखकर जैसन समझ जाता है कि एडम ने फीमेल एबी को जिंदा छोड़ दिया है। तभी ड्रेन पाइप से एबीस की आवाजें आती है और जैसन अपने गार्ड से कहता है कि फेंस के उस तरफ ग्रेनेड फेंक दो। अब फीमेल एबी अपने बुजुर्गों के पास जाती है और उनकी गोद में लेटकर उस घिनौने वक्त के बारे में सोचने लगती है जब डेविड और उसके गार्ड्स ने पहली बार एबिस पर गोलियों की बरसात की थी। उस अटैक में फीमेल एबी के कई साथी मारे गए थे और कई बुरी तरह से घायल भी हो गए थे। अगले सीन में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एबिगेल नाम की लड़की को दिखाते हैं जिसके पापा एक सेनेटर है और माँ एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती है। डेविड को एक नवजात शिशु की जरूरत थी जिसे वो फ्यूचर में ले जाना चाहता था। एबिगेल के पेट में एक बच्चा पल रहा है जिसे डेविड अपने साथ ले जाना चाहता है। एबिगेल को बैडमिंटन खेलते देखकर डेविड अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या ये गेम खेलने से इसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो बताती है कि ये एक लो इम्पैक्ट गेम है इसलिए इस शिशु पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और फिर 3 महीने की प्रेगनेंसी में ऐसा स्पोर्ट बिल्कुल सेफ है। वो ये भी बताती है कि उसके बच्चे का बाप भी एक प्लेयर है जो फिलहाल हार्वर्ड में है। इस बच्चे का जन्म दिसंबर में होगा और उसके बाद उसका लंबा सफर शुरू होगा। एबिगेल डेविड को बताती है मैं अपने बच्चे का नाम जैसन रखूंगी, लेकिन बदकिस्मती से एबिगेल का एक्सीडेंट हो जाता है और बच्चा मारा जाता है। अब वापस वेवार्ड पाइंस में दिखाते हैं कि डॉक्टर थियो जैसन के साथ काम नहीं करना चाहता है। जेंडर भी उसका साथ देने का वादा करता है। इसके बाद सीजे और डॉक्टर थियो हेडक्वार्टर जाते हैं और जैसन बताते हैं कि एबिस को उनकी लीडर मिल चुकी है, इसीलिए वे किसी भी वक्त वेवार्ड पाइंस पर अटैक कर सकते हैं।
इतना नहीं, फैंस के उस तरफ एबिस की आबादी बहुत बढ़ गई है और ये टाउन के लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। अब डॉक्टर थ्यू सुझाव देता है कि इस सिचुएशन में लोगों को वापस अपने हिवरसन चैम्बर में चले जाना चाहिए और फिर जैसन टाउन में अनाउंस करता है हम सब वापस अपने चैम्बर्स में सोने जा रहे हैं। इस पर टाउन के लोग बहुत घबराते हैं, पर सीजे उन्हें समझाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चैम्बर के अंदर हम सेफ रहेंगे। लेकिन चैम्बर को चेक करने पर पता चलता है कि आधे से ज्यादा चैम्बर्स में इतना चार्ज ही नहीं है कि वह इंसान को जिंदा रख सके। सीजे जैसन को बताता है कि इस वक्त सिर्फ 571 चैम्बर काम करने लायक है। अब जैसन एक प्लान बनाता है और डॉक्टर थ्यू से कहता है टाउन के सभी लोगों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स जल्दी से जल्दी तैयार करो। इसी के आधार पर हम 571 लोगों को चुनेंगे जिन्हें हिवरसन चैम्बर दिया जाएगा। डॉक्टर थ्यू समझ जाता है कि इन 571 लोगों के अलावा बाकी लोगों को जैसन यहीं मरने के लिए छोड़ देगा। वो गुस्से में पूछता है क्या तुम कैरी को भी यहीं छोड़ दोगे क्योंकि वो मां नहीं बन सकती। इतने में कैरी आई जाती है और जैसन को बताती है कि रेबेका उसका इंतजार कर रही है। डॉक्टर थ्यू कैरी को हिवरसन चैम्बर की कमी के बारे में बताता है और कहता है कि जैसन फिजिकली और मेंटली अनफिट लोगों को यहीं छोड़ने वाला है। ये सुनकर कैरी का दिल टूट जाता है। डॉक्टर थ्यू कहता है कि तुम जैसन को मार डालो क्योंकि वो एक काबिल लीडर नहीं है, पर कैरी ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि जैसन उससे प्यार करता है। इस पर डॉक्टर थ्यू कहता है कि तुम्हारा जैसन तुमसे ज्यादा डेविड से प्यार करता है। अब वापस फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डेविड एक बच्चे की तलाश में ढाओ के एक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर वो एक बच्चे को चुनता है और उसकी माँ से मिलने जाता है। वो औरत कैरी है जो डेविड को बताती है कि मेरा पति मुझे बहुत टॉर्चर करता था, इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर इस्तांबुल या पेरिस जाकर एक नई जिंदगी जीना शुरू करना चाहती हूँ। ये सुनकर डेविड डिसाइड करता है कि वो कैरी को भी अपने साथ फ्यूचर में लेके जाएगा। वो एबिगेल के केस फाइल में कैरी की फोटो लगा देता है और प्रेजेंट में जैसन कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल चेक कर रहा होता है। उसमें कैरी की एक फाइल होती है। उसे देखकर वो कैरी से पूछता है क्या तुमने पहले किसी बच्चे को जन्म दिया है? वो कहती है मैंने डेविड के कहने पर ये सब किया था। डेविड ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा टेक्सास में पल रहा है, पर कैरी अब तक ये नहीं जानती कि जैसन ही उसका बेटा है। जैसन गुस्से में पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो बच्चा टेक्सास में ही है? इस बात पर दोनों में बहस होने लगती है। जैसन अपनी गन निकालने की कोशिश करता है और कैरी किसी चीज से उसके सर पर मारने की कोशिश करती है। फिर दोनों गन के लिए लड़ने लगते हैं और तभी एक गन शॉट सुनाई देता है और दोनों वेवार्ड पाइंस के एक मिनिएचर मॉडल पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। लगता है जैसन को गोली लगी थी। दूसरी ओर वेवार्ड पाइंस के लोग हेडक्वार्टर्स के आगे जमा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हिवरसन चैम्बर में वापस लौटना है। वहाँ अभी वेवार्ड पाइंस पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर थ्यू जैसन के शरीर से बुलेट निकाल लेता है लेकिन वो बच नहीं पाता। अब डॉक्टर थ्यू उसकी पोजीशन लेकर बाहर जाता है और लोगों को बताता है कि जैसन की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम सब ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाएं और बुरे से बुरे वक्त में साथ रहकर मुसीबत का सामना करें। अब जैसन के शव को एग्जामिन करते हुए डॉक्टर थ्यू का असिस्टेंट ऑस्कर बताता है कि जैसन का ब्लड ग्रुप एक रेयर ब्लड ग्रुप है और ये कैरी के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। और तब सीजे डॉक्टर थ्यू को जैसन का प्लान बताता है। दरअसल जैसन सबसे पहले फैमिलीज को हिवरसन चैम्बर में जगह देना चाहता था ताकि सभी पेरेंट्स और उनके बच्चे एबिस से बचे रहे। ऐसा करने पर 571 में से 300 हिवरसन चैम्बर भर जाएंगे। बाकी बच्चे में वो उन बच्चों को जगह देना चाहता था जिनके पेरेंट्स नहीं है। बाकी बच्चे में एडल्ट्स को वो यहीं छोड़ देना चाहता था, पर सीजे डॉक्टर थ्यू से कहता है कि अब तुम ही लीडर हो, इसलिए तुम इस प्लान को चेंज भी कर सकते हो। सीजे कहता है कि इसके अलावा 300 लोग अभी भी हिवरसन चैम्बर के अंदर ही हैं और अब तक उठे नहीं हैं। यहाँ के 571 लोगों को बचाने के लिए हमें उन 300 लोगों की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर थ्यू कैरी के पास जाकर बताता है कि जैसन एक जल्लाद था, लेकिन कैरी अभी भी उसकी तरफदारी करती है। तब डॉक्टर थ्यू उसे सच बता देता है कि उसका और तुम्हारा खून एक है, वो तुम्हारा बेटा है। ये जानने के बाद तो वो उल्टी कर देती है। वहाँ फैंस के उस तरह फीमेल एबी ने अपने साथियों को इकट्ठा करके रखा हुआ है और वो वेवार्ड पाइंस को तहस नहस करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। टाउन के लोग 2 ग्रुप में बढ़ चुके हैं। ग्रुप 1 के लोगों को हिवरसन चैम्बर में फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है और ग्रुप 2 के लोगों को इंतजार करना होगा। दूसरी ग्रुप 1 में है और उसे हेडक्वार्टर्स दिया जाता है, पर फ्रैंक ग्रुप 2 में है इसलिए उसको यही रुकना होगा। लूसी अपने भाई को पुकारती है और उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे मार गिराते हैं। रेबेका फर्स्ट ग्रुप में है और जेंडर ग्रुप 2 में। इस वजह से सिर्फ रेबेका को हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, लेकिन जेंडर उसे दिलासा देता है कि वो जल्दी उससे मिलेगा और दोनों अपने बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। हेडक्वार्टर के बाहर लोग अपना सब्र खो चुके हैं और अंदर जाना चाहते हैं, पर गार्ड्स उन्हें इजीली अलाउ नहीं करते। हलचल में गार्ड मारा भी जाता है। ये सब देखकर सीजे ऊपर की ओर गोलियां चलाता है और कहता है सब अपने अपने घर लौट जाओ। यहाँ नए में डॉक्टर थ्यू एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है कि डेविड का फैसला बिल्कुल गलत था। उसने ह्यूमंस की पढ़ाई करने के नाम पर एक ऐसा टाउन बनाया जहाँ तानाशाही चलती है। डेविड बहुत गैर जिम्मेदार भी था क्योंकि उसने कई खतरनाक वायरसेस को अपने लैब में स्टोर करके रखा हुआ था ताकि वो फ्यूचर में बायो वॉरफेयर शुरू कर सके। इसके बाद डॉक्टर थ्यू 3 बहुत ही खतरनाक वायरस स्ट्रेन से खुद को इंजेक्ट करने का फैसला करता है। ये वायरसेस उसे प्लेग, टाइफाइड और मरबग से इन्फेक्ट कर देंगे।
उसका प्लान है कि वो 13 घंटों के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद फैंस के उस तरफ एबिस के बीच चला जाएगा। उसका मानना है कि एबिस उसे खाएंगे तो उनमें ये तीनों बीमारियां फैल जाएंगी। इस तरह आधे से ज्यादा एबिस मारे जाएंगे क्योंकि टाइफाइड और मरबत पानी से फैलते हैं। बाकी एबिस भी इन्फेक्टेड पानी पीकर मारे जाएंगे। उसे उम्मीद है कि इस तरह जब टाउन के लोग हैबरसन चैम्बर से उठेंगे तो कोई भी एबिस जिंदा नहीं बचेगा और टाउन वैसे ही एक नई जिंदगी शुरू करेगा। फिर वो जेंडर की शुगर फैक्ट्री में जाता है जहाँ जेंडर और फ्रैंक ड्रिंक कर रहे होते हैं। डॉक्टर चियोन दोनों को लेकर जीप पे पहाड़ की ओर लेके जाता है। वे चैम्बर रूम में पहुंचते हैं। जेंडर रेबेका से मिलता है और फ्रैंक लूसी से। रेबेका डॉक्टर चियो का शुक्र अदा करती है कि वो जेंडर को यहाँ पर लेके आ गया है। हालांकि उसकी और डॉक्टर चियो की शादी टूट चुकी है, फिर भी वो डॉक्टर चियो को प्रोत्साहित करती है कि वही वेबार्ड पाइंस को बचा सकता है। इसी बीच सीजे कैरी से कहता है तुम एक चैम्बर ले लो और फ्यूचर में एक नई जिंदगी शुरू कर लो, लेकिन वो मना कर देती है और दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को बिल्कुल तैयार होती है। अब डॉक्टर चियो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए लैब में लौट आता है, पर वो देखता है कि कैरी पहले से उन वायरस स्टेन को खुद पर इंजेक्ट कर चुकी है। वो कहती है कि इस टाउन को और ह्यूमैनिटी को आप जैसे इंसान की जरूरत है, न कि मेरे बेटे जैसे लोगों की। उसका दर्द कम करने के लिए डॉक्टर चियो से मॉर्फिन देता है और बेमन से उसे जाने देता है। इसके बाद डॉक्टर चियो और हेडक्वार्टर के बाकी लोग हैबरसन चैम्बर में चले जाते हैं। सीजे लास्ट में जाता है, लेकिन जाने से पहले उससे अपनी पत्नी एरी दिखाई देती है। वो कहती है इन लोगों को फ्यूचर में जगाना या इसी वक्त मरने के लिए छोड़ देना ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। पर ये नहीं दिखाया जाता कि सीजे ने चैम्बर टर्मिनेशन को कंफर्म किया या कैंसिल किया। सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि चैम्बर टर्मिनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आखिर के कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। सीजे लास्ट में हैबरसन चैम्बर में जाता है। दूसरी ओर कैरी फैंस के उस तरफ चली जाती है और जैसे फैंस का दरवाजा बंद होता है तो वहाँ से एबिस की गुर्राहट सुनाई देती है। और दोस्तों इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।